हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 22 नवंबर 2025 की जनसत्ता न्यूज एनालिसिस में। 4 श्रम संहिताएं लागू। पहले हम समझेंगे कि 4 श्रम संहिताएं क्या हैं। पहले अपने देश में श्रम से संबंधित लगभग 29 कानून थे। कितने थे? 29। उन्हीं को एक करके 4 बना दिया गया है। वो 4 कौन कौन से बनाए गए? वेतन संहिता 2019 कर दिया गया, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 कर दिया गया, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020 कर दिया गया, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कर दिया गया। 4 कर दिए गए। तो इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक हो जाएगा और जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी है, उसके लिए लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो जाएगा। जैसे यदि हम बात करें औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तो इसमें कहा गया कि हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गीग, यानी जो गीग वर्कर्स होते हैं, गीग वर्कर्स वो होते हैं जैसे जो जोमेटो में, स्विगी में काम कर रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो वही है। तो उनको क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, अल्पकालिक जॉब होती है, तो उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र होगा। सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी भी होगी। समय पर भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाओं के लिए और भी अधिकार और सुरक्षा शामिल किया गया है। इसके साथ ही रात की पाली में काम यदि कोई करता है, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त में वर्ष में स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए खतरनाक प्रक्रिया इकाइयों सहित पूरे भारत में ESIC कवरेज है। एकल पंजीकरण होगा, लाइसेंस प्रणाली भी शामिल है। इसके आगे हम पेज नंबर 8 पे देखते हैं, तो इसमें बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी, युवाओं को नियुक्ति पत्र, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा होगा, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान होगा, 1 साल रोजगार के बाद तय अवधि वाले कर्मचारियों को ग्रेजुटी दी जाएगी, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक जांच होगा, ओवर टाइम के लिए 2 गुना वेतन होगा, खतरनाक क्षेत्रों में श्रमिकों को 100% स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों को सामाजिक न्याय भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, स्त्री पुरुष अंतर किए बिना कार्य नीतियाँ, सहायक अनुपालन के लिए इंस्पेक्टर सह सुविधाकर्ता मॉडल, विवाद समाधान और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य बोर्ड शामिल है। तो एक तरीके से इन सभी के आ जाने से जो भी कर्मचारी हैं उनका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा और जो नियोक्ता जो जॉब दे रहा है उसके लिए भी कम कानून होने से उसको समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। जैसे इसमें है कि ESIC प्रसार और लाभ पूरे भारत में विस्तारित, 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए स्वैच्छिक तथा खतरनाक प्रक्रियाओं में शामिल इकाइयों के लिए अनिवार्य होंगे और अस्थायी श्रमिकों के समान सभी लाभ मिलेंगे। किसको? जो उस समय के लिए एक तय अवधि के लिए काम कर रहे होंगे उनको भी, जिनमें अवकाश, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगा। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 4 श्रम कानून कौन से हैं, उनका नाम याद रखना। कितने कानून मिलाए गए? तो 29 कानूनों को मिलाकर बना। एक बार फिर से वेतन संहिता 2019,
औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा व्यवसाय एवं कार्यदशाएं 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं तेजस। तेजस हमारा दुबई में एयर शो चल रहा था, जिसमें तेजस विमान क्षतिग्रस्त हुआ, क्रैश कर गया। उसमें हमारे लड़ाकू विमान के पायलट भी शहीद हो गए। तो हम देखेंगे तेजस कैसे बना। तेजस भारत का स्वदेशी, भारत का 4.5 पीढ़ी का यानी 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल लड़ाकू LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको किसने बनाया है? हाल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था। भारतीय वायुसेना तथा नौसेना के लिए बनाया गया है। यह सुपरसोनिक फाइटर जेट, क्या है? सुपरसोनिक है। पहला जो बन के तैयार हुआ था वो 4 जनवरी 2001 में इंडियन एयरफोर्स में 2015 में ये आया, शामिल कर लिया गया और फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस इसको 2019 में मिली है। इतना हम समझ रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना समझिए किसने बनाया था? हाल ने बनाया था। चौथी पीढ़ी का है तो 4.5 जनरेशन की है, 4.5 और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बेहतर कदम है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि तेजस स्वदेशी है। आइए हम अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है कि भारत का रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने का कारण क्या हो सकता है? तो कारण में हम पाते हैं कि जैसे बताया गया था कि डॉलर की बढ़ती मांग जिम्मेदार ठहराया गया था। इधर बताया गया है कि गिरावट के कई कारण हैं, जैसे वैश्विक बाजारों में मिली नकारात्मक संकेतों के कारण रुपये दर में यह गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा विशेषज्ञों के अनुसार जोखिम से बचने के कारण IT शेयर भारी बिकवाली हो रही है। इसमें एक कारण हो सकता है जैसे US टैरिफ और व्यापार तनाव, विदेशी पूंजी का बहिर्विवाह, यानी जो विदेशी पूंजी है वो लगातार भारत से बाहर जा रही है। वहीं मुद्रास्फीति और खरीद शक्ति क्षमता यानी इन्फ्लेशन ऑन PPP मॉडल, वैश्विक जोखिम और राजनीतिक तनाव भी कारण हो सकता है। RBI के हस्तक्षेप में कमी भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रुपया में गिरावट आ रही है, तो लगातार रुपया गिर रहा है। इधर हम देखते हैं एक सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम बहुत तेज़ी से चल रहा है, परंतु फिर भी गौतम बुद्ध नगर जैसे शिक्षित स्वास्थ्य में आगे वहाँ पर नवजात बच्चियों का जो रेशियो है लगातार गिर रहा है, जो यूपी के औसत यानी 912 से भी कम हो गया है, ठीक, के मुकाबले और भी घटकर 876 हो गया। तो एक सवाल उठता है कि जहाँ पे एक धारणा है कि शिक्षित होने पर रेशियो ठीक हो जाएगा, यहाँ उल्टा क्रम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? इसको हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसा पूछेगा कि क्या कारण है कि जो राज्य समृद्ध हैं और शिक्षित हैं उनमें लिंगानुपात घट रहा है, जबकि जो गरीब राज्य हैं पिछड़े हुए हैं वहाँ पे बढ़ रहा है या फिर ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस योजना के बारे में देखें तो लागू हुई थी 22 जनवरी 2015 को योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया, घोषणा किया था। कहाँ से? हरियाणा पानीपत से किया था।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी लीडिंग रोल में है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और शिक्षा मंत्रालय भी है। तीनों काम करते हैं इसको लेकर के। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लिंगानुपात सुधारना, बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, भ्रूण हत्या तथा लिंग चयन को रोकना। मुख्य फोकस क्षेत्र जो है वो 100 जिले थे, अब पूरे देश में हो गया है। इस तरीके से हम देखते हैं भारत में लिंगानुपात को सुधारना और उन राज्यों में सुधारना जहाँ पे लिंगानुपात बहुत ही कम है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ गौतम बुद्ध नगर में उन्नत शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास बावजूद भ्रूण हत्या गंभीर नियंत्रण संभव हो पा रहा है। इस तरीके से हम सोचेंगे कि वहीं नोएडा में सुधार हो रहा है और गौतम बुद्ध नगर में गिर रहा है, तो ऐसा क्यों है। बाकी फैक्ट के लिए 2015 याद करना है, हरियाणा से करना है। हम 10 साल हो गया है, 10 साल की समीक्षाएं भी होंगी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट जिससे ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, ये किस किस प्रयोग में लाया जा सकता है। अभी इसमें नियम आ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट ऐसे कोई नहीं खरीद सकता, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वाली इकाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में निर्देशित दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफ़ेद क्रिस्टल है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है और ख़तरनाक भी है। जैसा कि हमने देखा ब्लास्ट हुआ तो सबसे बड़ा इसका उपयोग है। यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है और खनन में एवं निर्माण में प्रयोग होता है इसका, विस्फोटक करने के लिए, और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। स्टैंड कोल्ड पैक, ठंडी सिकाई, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में होता है, कीटनाशक और जंग रोधी एजेंट बनाने में होता है। तो इसके प्रयोग इस तरीके से हैं और उसे ज़्यादातर इसका प्रयोग हम खेती में उर्वरक के रूप में करते हैं और विस्फोटक के रूप में कमी करते हैं। इसको जो है किसानों का सोना, खाद और खदान का बारूद कहते हैं। तो ये हमें जानना था कि इसकी क्या उपयोगिता है। और फिर हम देखते थे ये अटल रसोई चलाया गया है दिल्ली में, एक योजना है अटल रसोई, दिल्ली में 25 दिसंबर से लागू हो रही, जो पूरी दिल्ली में 100 अटल रसोई शुरू की जाएगी। ज़रूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपये में ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मात्र 5 रुपये में ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ हम देखते हैं कि एक कोट आया हुआ कि कानून और व्यवस्था न्याय की स्थापना के लिए होते हैं और जब वे इसमें नाकाम रहते हैं तो वे खतरनाक ढंग से बने बांध की तरह हो जाते हैं जो सामाजिक प्रगति के प्रवाह को थाम लेते हैं। यानी कानून व्यवस्था को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया या फिर वो उसका नकारात्मक प्रयोग होने लगा तो वो आगे बढ़ने में काम नहीं आते, बल्कि एक बांध की तरह काम करेंगे, प्रगति को रोकने का, सामाजिक अव्यवस्था फैलाने का भी काम कर सकते हैं। एकदम देखे थे कल एक आर्टिकल आया था कि अधिकार और सीमा से है वही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो विधानसभाओं के दिए गए विधेयक को राज्यपाल के ऊपर समय निर्धारित नहीं कर सकते, राष्ट्रपति निर्धारित नहीं कर सकते और न ही अपने से स्वीकृत कर सकते हैं। वे सिर्फ ज़्यादा देरी होने पर उन्हें थोड़ा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा आर्टिकल था, एकदम तकनीकी से जीवन और गरिमा की रक्षा। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी सीवर में अंदर जा कर के सफाई करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है
उनके स्थान पे हमें तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। और इसको प्रयोग से न केवल सफाई होगी बल्कि व्यक्ति के जीवन और गरिमा की रक्षा भी होगी उन कर्मचारियों की जो उसमें उतरते हैं, क्योंकि उसमें कई बार बहुत जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। और देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति ऐसे किसी विशेष वर्ग से ही आते हैं जो दलित समुदाय से होते हैं, यानी उन्हीं से साफ कराया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, सामाजिक भेदभाव की कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि आप किसी एक समुदाय से ही इस काम को करवा रहे हो। जबकि दुनिया में ऐसी नई नई तकनीकें आ गई हैं, रोबोट जो उसमें काम कर सकते हैं। जैसे हम देखें जापान में पाइप रोवर है और क्रोबॉक्स है, वहीं हम देखते हैं दक्षिण कोरिया में सीपर बॉट है। तो ऐसी तकनीकी लानी चाहिए, नहीं तो हम अनुच्छेद 14 सभी नागरिक कानून के जिम्मे समान है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, इनको लागू कर नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवित रहना, गरिमापूर्ण जीवन जीना, इस संविधान के नैतिक आधार पर सवाल खड़ा हो जाता है। 2013 में केंद्र सरकार ने हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के रोजगार प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम लागू किया, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ देख रहे हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार एक डाटा है, यहाँ पे 2018 और 23 में लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई है। और वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का मानना है कि यह वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा संख्या हो सकती है। दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। उसका कहना है इसका अगला चरण केवल साफ सफाई तक नहीं रहकर बल्कि गरिमा मिशन होना चाहिए, जहां उद्देश्य सफाई करने वाले की गरिमा की रक्षा करना भी ही हो। इस तरीके से तकनीकी का प्रयोग करके हम उन लोगों के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जीवन और गरिमा की रक्षा कर सकते हैं। तो हम इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तपेदिक रोग, जो हमने कल पढ़ा था कि 2025 में इसका उन्मूलन करना था, लेकिन 1.5 गुना हो गया। तो 1.5 गुना हो जाने से एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या हमारी योजनाएं विफल हैं या फिर क्रियान्वयन में विफलता आ रही है। तो इसी के रूप में एक निश्चय पोषण योजना चलाया गया है, जिसमें मुफ्त दवा और इलाज सुविधाएं जैसे उपाय किए गए हैं। उनमें कहाँ कमी रह गई है और क्या किया जा सकता है, इसके लिए हमें एक उचित कदम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हम इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी ध्यान में दे सकते हैं, देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे के आर्टिकल के। तो अगला आर्टिकल हमारा है ये हमने पढ़ लिया है। अगला आर्टिकल ये हम देख सकते हैं कि साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए हम इजराइल से समझौता करने वाले हैं। इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं, तो अभी इसमें समझौता होने दे, आगे न्यूज आएगी फिर देखेंगे। फिर है कि पर्यावरण अनुकूल विधि से दूषित पानी हटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है।
पानी के अंदर जो शीशा पाया जाता है उन्हें अलग कैसे किया जाए, वो भी कम खर्चों में। तो IIT गुवाहाटी ने एक साइनोबैक्टीरिया की मदद से, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया के एक्सोपॉलीसेकेराइड भाग से दूषित जल से शीशा हटाने में हमें सफलता मिली। साइनोबैक्टीरिया बायोसाल्फेट को न्यूनतम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी ने कर दिया है, जिससे हम बहुत आसानी तरीके से और कम खर्चे में कर सकते हैं। तो हमें ये याद करना है कि IIT गुवाहाटी ने साइनोबैक्टीरिया की मदद से दूषित जल से शीशा हटाने की पर्यावरण अनुकूल विधि ईजाद की है। साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। संयुक्त राष्ट्र जो 1945 में बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी बना। तो अब लगातार दुनिया को आज कई नए ध्रुव हो चुके हैं। अब 2 महाशक्तियाँ नहीं रह गई हैं, बल्कि कई शक्तियाँ उभर के आ गई हैं। तो भारत भी उनमें एक शक्ति है जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का नेतृत्व करता है। तो ऐसे में भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र का एक बार पुनर्गठन किया जाए और अन्य देशों को भी इसमें स्थान दिया जाए, जो कि अभी सिर्फ 5 देशों का दबदबा है। इसके बारे में ध्यान से स्टैटिक पढ़े रहेंगे हम इंटरनेट से। भारत में 30% महिलाएं साथियों की हिंसा के शिकार। WHO की एक रिपोर्ट आई है कि भारत में 30% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने ही साथी से या हिंसा से पीड़ित हैं। तो ये कुछ डाटा है, आप देख सकते हैं। भारत में वर्ष 2023 में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 5 से अधिक यानी लगभग 20% महिलाओं को अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि 30% महिलाएं अपने जीवन काल में ऐसी हिंसा से प्रभावित हुई। तो WHO की रिपोर्ट है, तो इसको ज़रूर देखें। और इसको कैसे रोका जा सकता है, एक और इन्फॉर्मेशन है कि 25 नवंबर को 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिला लड़कियों के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए किए जाने प्रयासों को और ध्यान की ज़रूरत है, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। इसके बाद बस समाप्त हुआ। थैंक यू।